अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे खुश ही होंगे। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लेक्चर 13 का पार्ट 2 पढ़ चुके थे और इसमें हमने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को डिटेल से डिस्कस किया था और वो था हमारा इख्तिताम चैप्टर नंबर 3 का। क्लास 11 का चैप्टर 3 हम अब पढ़ चुके हैं। उसके साथ यानी गैसियस स्टेट ऑफ मैटर को हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर और लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर यानी हमारे पास चैप्टर नंबर 4 शुरू हो चुका है हमारे एमडीकेट के सिलेबस का। जो फर्स्ट ईयर का कोर्स है, फर्स्ट ईयर के कोर्स में से हम चैप्टर नंबर 4 लिक्विड की शुरुआत कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू हमारा एमडीकेट सिलेबस 2025। और इसमें आज जो हमारा पहला लेक्चर है उसमें हम सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड को पढ़ने वाले हैं। सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड जैसे कि डिफ्यूजन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, मोशन, काइनेटिक एनर्जी बेस्ड ऑन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ये कुछ टॉपिक्स आज हमने डिस्कस करने हैं। इनमें हमारा जो नंबर 1 है वो क्या है, डिफ्यूजन। कि डिफ्यूजन क्या होता है और लिक्विड में ये किस तरह होता है। तो पहले तो आप ये जानें कि डिफ्यूजन क्या होता है। द मूवमेंट ऑफ molecules movement of molecules of a substance, किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल का मूवमेंट फ्रॉम a region of its higher concentration to a region of its lower concentration is called a diffusion। ये होती है डिफ्यूजन, किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल का उस जगह से हरकत करना जहां पर उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो, उस जगह को जहां पर उनकी कंसंट्रेशन क्या हो, कम हो, इसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम गैस का एग्जांपल ले लें तो लेट सपोज मैंने क्या किया, ये कंटेनर ले लिया और यहाँ पर मैंने कुछ गैस डाल दिया। अब गैस के मॉलिक्यूल के बीच क्या होता है, इनके काइनेटिक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये बहुत ही कम वक्त में क्या हो जाएंगे, ये इधर जाएंगे, इधर भी जाएंगे और हर तरफ मूवमेंट करके ये डिफ्यूज हो जाएंगे पूरे कंटेनर में। और पूरा कंटेनर इस गैस के मॉलिक्यूल से क्या हो जाएगा, भर जाएगा, यानी ये गैस के मॉलिक्यूल डिफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर इन गैस के मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी तो ये वह यहाँ से मूव कर गए यहाँ इस पूरे कंटेनर में जहाँ पर इनकी कंसंट्रेशन क्या थी, कम थी। तो ये असल में क्या हो रहा है, डिफ्यूजन ऑफ गैस हो रहा है। दिस इज डिफ्यूजन ऑफ गैस। अब लिक्विड का एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं, जैसे कि आपके पास कोई कंटेनर है, ये बीकर है और इस बीकर में आप लोग क्या रख चुके हैं, पानी रख चुके हैं और इस पानी में आप इंक डालते हैं, इंक, ब्लैक इंक या ब्लू इंक, आप इनके कुछ ड्रॉप्स डालते हैं यहाँ पर। तो आप लोगों ने ये ऑब्जर्वेशन किया होगा कि थोड़ी देर में ये इंक पूरे कंटेनर में क्या हो जाती है, डिफ्यूज कर जाती है, यहाँ से ये मूव करके वहां चले जाते हैं जहां पर इनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है, यानी पूरे कंटेनर में ये मूव करके एक होमोजेनियस टाइप ऑफ मिक्सचर बना देता है। बहुत ही थोड़े वक्त में हमारे पास ये कंटेनर पूरा का पूरा ब्लैक दिखाई देने लगता है, यानी पूरा कंटेनर हमारे पास होमोजेनियसली ब्लैक कलर का बन जाता है। सो दिस इज द डिफ्यूजन ऑफ अ लिक्विड मॉलिक्यूल्स। अब ये किस तरह होता है, लिक्विड के मॉलिक्यूल किस तरह एक जगह से दूसरी जगह हरकत करती है, डिफ्यूज करते हैं। आपको पता है कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक हमारे पास जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कांस्टेंट और रैंडम मोशन में होते हैं। जिस तरह हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट और रैंडम मोशन में होते हैं, इसी तरह हमारे पास लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भी एक कांस्टेंट मोशन में, यानी मुस्तकिल तौर पर ये मोशन में रहते हैं, ये कभी भी स्टैटिक हालत में नहीं रहते, हमेशा ये हरकत में होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास ड्यू टू देयर काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इनके पास एक काइनेटिक एनर्जी होती है और इस वजह से ये यहाँ से मूव करके यहाँ आ जाती है, फिर यहाँ से मूव करके यहाँ चली जाती हैं। सो दिस random and constant motion of molecules due to their kinetic energy become the cause of diffusion of liquid molecules। तो ये इस वजह से हमारे जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह हरकत करके पूरे कंटेनर में ये डिफ्यूज हो जाते हैं। ये था हमारे पास डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स। अब ये बात भी याद रखें कि हमारे पास ये पॉइंट याद रखें कि डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड जो होता है, डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड
molecules, diffusion of liquid molecules is slow as compared to the diffusion of gas molecules. कि हमारे पास जो लिक्विड के मॉलिक्यूल के डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है वो स्लो होता है एज ए कम्पेयर टू गैस के मॉलिक्यूल के डिफ्यूजन के, क्योंकि आपको पता है कि गैस के मॉलिक्यूल के बीच एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, ये काफी दूर होते हैं, तो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निग्लिजिबल होता है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी। और फिर इनके लिए एम्प्टी स्पेस भी काफी ज्यादा होता है, तो ये कहीं भी जा सकते हैं, फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स। जरा देख ले, कहीं भी ये फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं, इनको इनके रास्ते में कोई और मॉलिक्यूल ज्यादा नहीं आता कि वो इनके साथ टक्कर करके इनके रास्ते को वो ब्लॉक कर दे। लेकिन अगर हम लिक्विड को देख के, हमारे पास कोई लिक्विड का एक कंटेनर है, तो यहाँ पर लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच आपको पता है कि एक स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एक स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और फिर इस अट्रैक्शन की वजह से ना तो ये मॉलिक्यूल इधर मूव करने के लिए फ्री होता है, ना ये मॉलिक्यूल इधर करने के लिए फ्री होता है, ना ये मॉलिक्यूल इधर करने मूव करने के लिए फ्री होता है, यानी कोई भी मॉलिक्यूल फ्रीली मूव नहीं कर सकता ड्यू टू देयर स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो कि इनके मॉलिक्यूल के बीच स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है। एक रीजन तो ये बन गई कि हमारे पास लिक्विड के मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि एक रीजन ये कि इनके मॉलिक्यूल के बीच स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, जिसकी वजह से ये फ्रीली मूव नहीं कर सकते। दूसरी बात ये कि इनके मॉलिक्यूल के बीच डिस्टेंस बहुत कम होता है, यानी एम्प्टी स्पेस बहुत कम होता है। अगर आप लोग देखें तो जरा देख ले, पहले ये मॉलिक्यूल जाएगा यहाँ से, फिर ये वाला जाएगा, फिर ये वाला जाएगा, फिर ये वाला जाएगा, तो एक मॉलिक्यूल आगे मूव करने के लिए दूसरे मॉलिक्यूल के मूव करने का वेट करेगा और फिर इसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। दैट्स व्हाई इन दो रीजन की वजह से एक एम्प्टी स्पेस हमारे पास लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच कम होता है, और दूसरा ये कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अमंग द लिक्विड मॉलिक्यूल्स स्ट्रॉन्गर होता है। इस वजह से हमारे पास जो लिक्विड के मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन है वो गैस के मॉलिक्यूल के डिफ्यूजन के कंपैरिजन में क्या होता है, कम होता है। तो ये तो हमारे पास डिफ्यूजन का सिंपल प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं, तो सिंपल सा हमने इसको भी डिस्कस करना है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। इसके बाद हम चलते हैं कंप्रेशन की तरफ कि लिक्विड का कंप्रेशन, पहले ये कि कंप्रेशन होता क्या है और लिक्विड में कंप्रेशन किस तरह होता है। डिफ्यूजन हो गया, अब कंप्रेशन की बारी है। दूसरी प्रॉपर्टी, सिंपल प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, वो क्या है, कंप्रेशन। तो याद रखें कि कंप्रेशन के लिए एक कंडीशन होना चाहिए, कंडीशन फॉर कंप्रेशन कि देयर मस्ट बी empty space between या among the molecules, मॉलिक्यूल के बीच क्या होना चाहिए, एम्प्टी स्पेस होना चाहिए, तब कंप्रेशन होगा। अगर एम्प्टी स्पेस नहीं है, ये बहुत कम है, तो कंप्रेशन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम गैस का एक एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास एक गैस है, इस कंटेनर में मेरे पास एक गैस है, यहाँ देख ले, ये इसके ऊपर मैंने पिस्टन रखा है और गैस के मॉलिक्यूल के बीच आपको पता है कि बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेस होता है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर जो प्रेशर है ऊपर से वो P1 है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ये कितना भी है लेकिन ये वाला प्रेशर थोड़ा कम है। अब मैं इस प्रेशर को इंक्रीज करता हूँ तो ये क्या कर जाएंगे, अगर मैं इस पिस्टन के ऊपर से प्रेशर लगा दूँ, फोर्स लगा दूँ, तो ये इन सारे मॉलिक्यूल को कंप्रेस करके एक जगह पर ले आएंगे, तो ये गैस क्या हो जाएगा, कंप्रेस्ड हो जाएगा। इनके बीच जो एम्प्टी स्पेस होगा वो या तो कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने ऊपर से प्रेशर बहुत ज्यादा लगाया है। यहाँ पर जो प्रेशर है वो P2 है, यानी P1 जो है वो P2 से स्मॉलर है, तो इस वजह से गैस क्या हुआ, कंप्रेस हुआ। और दूसरी बात है कि इनके बीच एम्प्टी स्पेस काफी ज्यादा है। अब अगर मैं एग्जाम्पल दो किसी लिक्विड का, तो लिक्विड में आपको पता है कि मेरे पास एक लिक्विड है, लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच एम्प्टी स्पेस बहुत कम होता है, जो कि हम कह सकते हैं कि नेग्लिजिबल होता है एम्प्टी स्पेस। ये एक लिक्विड है और इसके ऊपर मैंने ये पिस्टन रखा हुआ है। अब अगर आप इसका प्रेशर है, लेट्स सपोज इसका प्रेशर है P1, अब आप इसका प्रेशर इंक्रीज करते हैं, तो प्रेशर इंक्रीज करने से भी आपका लिक्विड का जो वॉल्यूम होगा वो यही
यानी सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है, अगर आप चाहें जितना भी फोर्स लगा दें, तो यहाँ से लिक्विड बाहर तो जा सकती है, लेकिन इस लिक्विड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते बाई फोर्स। इसका मतलब है कि लिक्विड कंप्रेशन शो नहीं करता। अब मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज कंप्रेशन। ये हम गलती कर चुके हैं कि कंप्रेशन को पहले हमने डिफाइन करना था कि कंप्रेशन क्या होता है। दी चेंज इन वॉल्यूम, द चेंज इन वॉल्यूम, लेकिन कौन सा चेंज? डिक्रीजिंग चेंज, डिक्रीजिंग change. The decreasing change in volume by applying pressure is called compression. या बुक में इस तरह डिफाइन किया गया होता है कि the change in unit volume by applying unit pressure is the decreasing change in volume, या the change in unit volume, कौन सा change? decreasing change by applying unit pressure is called compression. लेकिन हम इस तरह भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि the change in volume कौन सा change है? decreasing change by applying pressure is called compression. तो जरा देख लें यहाँ पर हमने क्या किया, इसका वॉल्यूम इतना था यानी थोड़ा ज्यादा था, अभी इस वॉल्यूम में क्या आया? चेंज आया, लेकिन कौन सा चेंज आया? डिक्रीजिंग चेंज आया, ये डिक्रीज कर गया वॉल्यूम। लेकिन क्यों डिक्रीज कर गया? क्योंकि हमने प्रेशर को अप्लाई किया। सो द चेंज इन वॉल्यूम, डिक्रीजिंग चेंज इन वॉल्यूम बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल प्रेशर, मोर प्रेशर इज कॉल्ड कंप्रेशन। तो यहाँ पर अगर हम देख ले तो प्रेशर करने के बावजूद भी हमारे पास वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा, वॉल्यूम वही है। इसका मतलब यह है कि लिक्विड जो है वो कंप्रेशन शो नहीं करता। क्यों? क्योंकि इनके बीच एम्प्टी स्पेस बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। तो ये याद रखिए कि कंप्रेशन के लिए आपके पास empty space होना चाहिए। So solid and liquid do not show compression, while gas can show compression. Therefore, we can say that pressure has the effect on solubility of a gas solutes, while pressure has no effect on the solubility of liquid or solid solutes in a substance. तो यहाँ से ये बात भी निकलती है कि प्रेशर का गैस के सॉल्युबिलिटी के ऊपर तो इफेक्ट होता है, लेकिन प्रेशर का लिक्विड और सॉलिड की सॉल्युबिलिटी इन सॉल्वेंट पर कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि प्रेशर सिर्फ गैस को कंप्रेस कर सकता है, जबकि प्रेशर लिक्विड और सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकता। तो ये हो गई हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी। अब हम पढ़ते एक्सपेंशन, थर्ड सिंपल प्रॉपर्टी कि एक्सपेंशन क्या होता है। पहले तो ये याद रखें, सो दिस इज ऑपोजिट ऑफ कंप्रेशन। ये बिल्कुल कंप्रेशन के ऑपोजिट है। तो आप लोग लिख ले कि दी चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, कौन सा चेंज? इंक्रीजिंग चेंज, इंक्रीजिंग चेंज इन वॉल्यूम बाय गिविंग heat or doing some work. The change in volume by giving heat or doing some work on a system is called expansion. इसको हम क्या कहते हैं? एक्सपेंशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक लिक्विड है, ये देख लें, मेरे पास एक कंटेनर, इस कंटेनर में मेरे पास कोई लिक्विड पड़ा है, लीटर है, वाटर है, अल्कोहल है, कोई भी लिक्विड आप ले सकते हैं। और यहाँ इसका जो सरफेस है वो यहाँ तक है। इसका मतलब है कि इनमें जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स मौजूद थे, इनके पास इतना ही काइनेटिक एनर्जी था कि वो इतना ही हरकत कर सकते थे, और इन मॉलिक्यूल ने अलॉन्ग विद इट्स काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक मोमेंट, इन्होंने इतना ही जगह घेर रखा हुआ था, क्योंकि इनके पास सिर्फ इतना ही काइनेटिक एनर्जी था कि वो इस सरफेस तक आ चुके हैं, इससे ज़्यादा वो नहीं जा सकते। तो इन्होंने इतना ही एरिया कवर किया और इसका वॉल्यूम इतना ही है। ये मेरे पास लिक्विड है और ये इस लिक्विड का सरफेस है। ये इनमें जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, उनके पास जो काइनेटिक एनर्जी है, उन काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए ये सारे लिक्विड के मॉलिक्यूल सिर्फ यहाँ तक आ सकते हैं, इनसे ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि इनके पास एक खास टेम्परेचर पर एक खास काइनेटिक एनर्जी होती है। अब मैं क्या करता हूँ, इस लिक्विड को हीट करता हूँ, मजीद टेम्परेचर इसका बढ़ाता हूँ। तो हीट देने से आपको पता है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी।
तो हमारे मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो पहले इतना सा मूवमेंट कर रहे थे, अब थोड़ा ज़्यादा मूवमेंट करेंगे हर तरफ में, लेकिन मैं इस तरफ बाकी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भी शो करता हूँ, इसलिए इस तरफ में मूवमेंट को थोड़ा कम शो कर रहा हूँ ताकि हमें बाकी मॉलिक्यूल की भी रखने का जगह मिल जाए। अब जरा देख ले इन मॉलिक्यूल के बीच काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि लेट्स सपोज ये वाला जो सिस्टम था वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर था और ये वाला जो सिस्टम है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, क्योंकि हमने इसको हीट किया हुआ है। तो जरा देख ले अब इस लिक्विड का सरफेस ये हो गया, तो ये वॉल्यूम देख ले जरा और ये वॉल्यूम देख ले। तो हमने क्या देखा कि जब हमने हीट दिया तो वॉल्यूम में चेंज आया, लेकिन कौन सा चेंज आया, ये मेरे पास अगर V1 है तो ये V2 है, इसका मतलब ये कि V2 जो है वो ग्रेटर है V1 से, और वो क्यों ग्रेटर है, क्योंकि हमने हीट दे दिया। और इसको हम कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। एक्सपेंशन गैस में भी होता है, एक्सपेंशन लिक्विड में भी होता है, एक्सपेंशन सॉलिड में भी होता है। लेकिन याद रखें कि हमारे साथ जो सॉलिड में एक्सपेंशन होता है, सॉलिड का जो एक्सपेंशन होता है वो कम होता है लिक्विड के एक्सपेंशन से, और लिक्विड के में जो एक्सपेंशन होता है वो कम होता है गैस में जो एक्सपेंशन होता है उनसे। अभी आपको पता है कि ये क्यों, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम होता है, बल्कि निग्लिजिबल होता है। लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एग्जिस्ट करता है और सॉलिड के मॉलिक्यूल के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काफी स्ट्रांग होता है। सो दिस इज द मेन रीजन फॉर दिस फिनोमेना, दिस सेंटेंस। तो हो गई हमारे पास एक्सपेंशन की डिफिनेशन और इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन। अब इस एक्सपेंशन को हम क्या कहते हैं, जब हम एक्सपेंशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर, तो इसको हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। और ये थर्मल एक्सपेंशन हमारे पास फिजिक्स का टॉपिक है, लेकिन यहाँ हम इसको केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन, और एक होता है वर्क, जब हम वर्क के जरिए कुछ इसके ऊपर वर्क करते हैं और इस वर्क की वजह से गैस के लिक्विड मॉलिक्यूल को हीट मिल जाए और इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए और वो इनका सरफेस इंक्रीज कर जाए, इनका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाए, तो फिर उस एक्सपेंशन को हम मैकेनिकल एक्सपेंशन कहते हैं। क्लियर है? अब हम पढ़ते हैं कि हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन की दो टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारे पास एपरेंट एक्सपेंशन, एक होता है हमारे पास एपरेंट एक्सपेंशन, और एक होता है हमारे पास एक्चुअल या रियल एक्सपेंशन। एक होता है हमारे पास एक्चुअल या रियल एक्सपेंशन। अब एक्चुअल एक्सपेंशन क्या होता है, सॉरी एपरेंट एक्सपेंशन वो होता है जो हमें नजर आ रहा होता है, जबकि एक्चुअल या रियल एक्सपेंशन वही होता है जो एक्चुअली में हो रहा होता है, किसी सिस्टम में हो रहा होता है लेकिन हमें वो नजर नहीं आता। तो इस दो टर्म को भी आगे हमने डिस्कस करना है कि व्हाट इज एपरेंट एक्सपेंशन और व्हाट इज एक्चुअल एक्सपेंशन। तो आप लोग इसको नोट करें, मैं इसको मिटाने वाला हूँ। फिर हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज एपरेंट एक्सपेंशन एंड व्हाट इज एक्चुअल एक्सपेंशन। जरा देखिए मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर को मैं लेता हूँ, इसी तरह एक फ्लास्क है, और इस कंटेनर में मेरे पास पानी मौजूद है। पानी है या कोई और सब्सटेंस है, लेकिन कोशिश करें कि ये वाला जो हो आपके पास कलर्ड हो, ताकि फिर आपको चेंज का पता एग्जैक्ट लग जाए कि हमारे पास चेंज कितना हो रहा है, वॉल्यूम में चेंज कितना आ रहा है, तो फिर आपको मसला नहीं होगा। लेट्स सपोज कि इस कंटेनर में मेरे पास इस पॉइंट तक ये लिक्विड मौजूद है, थोड़ा ऊपर बढ़ाते हैं, यहाँ तक मेरे पास इस कंटेनर में लिक्विड मौजूद है, कोई कलर लिक्विड है। लेट्स सपोज मेरे पास ये वाटर है और इस वाटर में हमने कोई कलर डाला हुआ है जिस वजह से हमें ये नजर आ रहा है। तो इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ कि ये मेरे पास पॉइंट ए हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस कंटेनर को हीट कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ स्पिरिट लैंप या किसी और मेथड के जरिए मैं इस कंटेनर को क्या कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ। तो क्या होगा कि मेरे पास अब ये कंटेनर क्या कर जाएगा, एक्सपेंशन शो करेगा। इस कंटेनर में मेरे पास क्या मौजूद था, लिक्विड मौजूद था। जब मैंने इसको हीट दे दिया तो मैंने क्या किया, इसको
हीट देना शुरू कर दिया। तो पहले आपको पता है कि सॉलिड भी एक्सपेंड करता है, यानी सॉलिड में भी एक्सपेंशन होता है। तो हीट तो पहले हमारे सॉलिड कंटेनर को मिल रहा है, सॉलिड वेसल को मिल रहा है। ये हमारे पास कोई वेसल है, हीट तो पहले इसको मिलेगा। तो इस हीट की वजह से ये हमारा जो सॉलिड का कंटेनर है, ये वेसल है, ये एक्सपेंड कर जाएगा और इसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी इसके साइज में इंक्रीजिंग चेंज आ जाएगा और ये इतना एक्सपेंड कर जाएगा ये कंटेनर। यानी ये इसका एक्चुअल साइज था, ये शेप था, लेकिन अब ये हीट की वजह से थोड़ा क्या हो गया, फैल गया। अब ये कंटेनर खुल जाएगा और ये हमें नजर नहीं आता क्योंकि ये चेंज काफी कम होता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझा दिया कि सॉलिड में एक्सपेंशन होता तो है लेकिन बहुत कम होता है। अब वो एक्सपेंशन हम शो कर रहे हैं, यहाँ तो हमें नजर आ रहा है, लेकिन जब प्रैक्टिकल हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें ये एक्सपेंशन नजर नहीं आता। तो क्या होता है कि ये हो गई हमारे पास कंटेनर में एक्सपेंशन, यानी इसका जो साइज है वो थोड़ा बढ़ चुका है। अब जरा देख ले, पहले हमारे पास लिक्विड ने इतना जगह घेर रखा हुआ था, अब इसके लिए कंटेनर थोड़ा बढ़ गया। पहले मेरे पास ये लिक्विड इस पॉइंट ए तक मौजूद था, पॉइंट ए तक। अब कंटेनर थोड़ा बढ़ चुका है तो लिक्विड क्या हो जाएगा, लिक्विड थोड़ा, जब ये इस एम्प्टी स्पेस को लिक्विड भरने में लग जाएगा तो ये लेवल थोड़ा नीचे आ जाएगा। हम यहाँ पर इसको दिखाते हैं। अब थोड़ा हमारा कंटेनर क्या हो चुका है, एक्सपेंड कर चुका है। अब जरा देख ले, मेरे पास जो लिक्विड है वो यहाँ तक आ चुका है। हीट देने से मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, यहाँ देख ले, पहले मेरे पास पॉइंट जो था वो यहाँ पर था और अब मेरे जो लिक्विड है के मॉलिक्यूल्स है या लिक्विड जो है वो इस पॉइंट तक आ चुके हैं। तो इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ पॉइंट बी। लेकिन हम हीट कंटिन्यूसली दे रहे हैं, स्पिरिट लैंप हमने रखा हुआ है, तो यहाँ से हम कंटिन्यूसली इसको हीट दे रहे हैं। तो पहले तो सॉलिड कंटेनर जितना एक्सपेंड करना था वो तो एक्सपेंड कर गया। अब हमारे हीट जो है वो कंटेनर से लिक्विड में ट्रांसफर शुरू हो जाएगा। पहले कंटेनर को हीट मिल गया, फिर वो एक्सपेंड कर चुका जितना इन्होंने एक्सपेंड करना था, लेकिन थोड़ी देर बाद जब ये बहुत ज़्यादा हीट कर गया तो यहाँ से हीट हमारे लिक्विड में ट्रांसफर शुरू हुआ। जब लिक्विड में हीट ट्रांसफर शुरू हुआ तो लिक्विड के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, जिसकी वजह से अब इनका लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है। मैं इसको एक कवर कंटेनर में शो करने की कोशिश करता हूँ। फिर ये वाला वॉल्यूम जो है ये ऊपर जाएगा क्योंकि अब हमारे जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो इस वजह से ये आगे की तरफ मूव करेंगे और इनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो जरा देख ले, मेरा जो लिक्विड का वॉल्यूम है वो इतना बढ़ गया कि वो इस पॉइंट तक आ चुके विद द हेल्प ऑफ हीट। एक्सटर्नल जो हमने हीट दिया है इसकी वजह से हमारा हीट जो लिक्विड है वो एक्सपेंड कर गया और इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ पॉइंट सी। एक पॉइंट यहाँ पर था, इसको मैंने नाम दिया था पॉइंट ए, और एक पॉइंट यहाँ पर था जिसको मैंने नाम दिया था पॉइंट बी। अब जरा देख ले, जब आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको ये लगेगा कि हमारे पास असल में वॉल्यूम में चेंज कितना आया है। आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक चेंज आया है क्योंकि आपको नजर आएगा कि पहले मेरे पास लिक्विड जो था वो पॉइंट ए पर मौजूद था। अब हीट देने के बाद आप जब लिक्विड को पॉइंट सी पर देखेंगे तो आप सिर्फ इस चेंज को देखेंगे कि मेरे पास लिक्विड के वॉल्यूम में इतना चेंज आया है, लेकिन ये इतना चेंज नहीं आया है, बल्कि असल में चेंज जो आया है वो कितना आया है, ये बी से लेकर पॉइंट सी तक चेंज आया है। क्योंकि हमारे पास पहले लिक्विड यहाँ पर था, फिर इसको जब हमने हीट दिया तो कंटेनर एक्सपेंड कर गया, वेसल एक्सपेंड कर गया, तो लिक्विड का सरफेस नीचे आ गया यहाँ तक। तो यहाँ इनिशियल पॉइंट लिक्विड का ये है। अब जब हीट लिक्विड को मिलेगा तो उसके चेंज इन वॉल्यूम बी से शुरू होगा। अब यहाँ से वो जितना मूव करेगा यानी बी से लेकर सी तक, तो ये जो चेंज आ चुका है इसको हम कहते हैं एक्चुअल एक्सपेंशन या रियल एक्सपेंशन। इसको हम कहेंगे फ्रॉम ए टू सी, यानी ए सी जो है, दिस इज आवर apparent expansion, apparent expansion। ये हमारा क्या है, apparent expansion। the volume change from A to C, change in volume from A to C is called apparent expansion, while the change in volume from B to C, from B to C
बी से लेकर सी तक, दिस इज कॉल्ड रियल एक्सपेंशन। इसको हम क्या कहते हैं, रियल एक्सपेंशन। और ए से लेकर बी तक का जो चेंज इन वॉल्यूम आया है, यानी चेंज इन वॉल्यूम फ्रॉम ए टू बी, दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन ऑफ वेसल। के वेसल में कितना एक्सपेंशन आ गया, ये हमें यहाँ से पता चलेगा कि वेसल का वॉल्यूम कितना चेंज हो चुका है, एक्सपेंशन ऑफ वेसल हो गया। तो ये हो गए हमारे पास एक्सपेंशन की कुछ डिस्कशन। अब जरा हम इसका फार्मूला निकालने की कोशिश करते हैं अपरेंट रियल एक्सपेंशन को मालूम करने का। मैं इसको मिटाने वाला हूँ, आप लोग डिटेल से देख लें और फिर नोट करें इसको अपनी नोटबुक में। तो अगर हम, मैंने यहाँ पर ये मिटा दिया, लेकिन इसकी हमें ज़रूरत है लास्ट वन की, इसको फिर से बनाने की कोशिश करता हूँ। ये जो पॉइंट बी है, इसको हम पॉइंट बी नाम देते हैं, और इसको हम नाम देते हैं पॉइंट ए, और इसको हमने नाम दे दिया पॉइंट सी। ये है हमारे पास फ्रॉम ए टू सी डिफरेंट एक्सपेंशन, फ्रॉम ए टू बी एक्सपेंशन ऑफ वेसल, एंड फ्रॉम बी टू सी दिस इज कॉल्ड रियल एक्सपेंशन। ये हमारे पास क्या है, रियल एक्सपेंशन है। तो अगर आपसे पूछा गया कि आप रियल एक्सपेंशन को मालूम करें, यानी चेंज इन रियल वॉल्यूम, तो वो जो है हमारे पास रियल वॉल्यूम हम किस चीज़ से प्रेजेंट करते हैं, चेंज इन वॉल्यूम फ्रॉम बी टू सी इज कॉल्ड रियल वॉल्यूम। या आप लोग भी इस पहले रिटन फॉर्म में लिखते हैं कि रियल एक्सपेंशन जो है वो बराबर होगा, रियल एक्सपेंशन जो है वो बराबर होगा अपरेंट एक्सपेंशन के। जरा देख ले, अपरेंट एक्सपेंशन, अपरेंट एक्सपेंशन, जरा देख लीजिए मेरे पास रियल एक्सपेंशन है, तो ये बराबर होगा अपरेंट एक्सपेंशन के ए टू सी प्लस एक्सपेंशन ऑफ वेसल के। अगर हम इन दोनों को जमा करेंगे तो ये हमारे पास रियल एक्सपेंशन के इक्वल आता है, एक्सपेंशन ऑफ वेसल। अब हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो एक्चुअल वॉल्यूम या रियल वॉल्यूम जो है फ्रॉम बी टू सी वो बराबर हो जाएगा अपरेंट एक्सपेंशन, और अपरेंट एक्सपेंशन क्या है, वॉल्यूम फ्रॉम ए टू सी प्लस एक्सपेंशन ऑफ वेसल, वो कितना है, फ्रॉम ए टू वॉल्यूम चेंज फ्रॉम ए टू बी। दिस इज कॉल्ड फार्मूला टू फाइंड आउट हमारा क्या, रियल एक्सपेंशन को मालूम करने का ये एक फार्मूला है। और बुक में जो निकालता है वो कुछ इस तरह होता है कि रियल एक्सपेंशन इज इक्वल टू अपरेंट एक्सपेंशन प्लस एक्सपेंशन ऑफ अ वेसल। तो ये किस तरह आता है हम इसको भी देख लेते हैं, ज़रा देख लें। रियल एक्सपेंशन जो होता है, रियल एक्सपेंशन, रियल एक्सपेंशन यानी वॉल्यूम फ्रॉम बी टू सी, वो बराबर होती है गामा रियल वी चेंज इन क्यू। तो यहाँ पर ये जो गामा आर है, इसको हम कहते हैं को एफिशिएंट, को एफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन, को एफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन। अब ये को एफिशिएंट आपको एक नंबर में दिया गया होगा कि इस रियल एक्सपेंशन की कोएफिशिएंट इतनी है, यानी 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, वो इसमें आपको दिखा गया होगा। तो ये गामा आर जो है ये हमें शो कर रहा है कोएफिशिएंट ऑफ अ रियल एक्सपेंशन। इसी तरह जो हमारे पास वी है, ये हमें रियल वॉल्यूम बता रहा है, रियल वॉल्यूम के बारे में बता रहा है कि हमारे पास वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना है। और डेल्टा क्यू जो है ये हमें बता रहा है चेंज इन टेम्परेचर, के इतने टेम्परेचर में आपके पास कितना चेंज आया है वॉल्यूम में। क्लियर। और इसको मैं अगर नाम दूँ इक्वेशन 1 का, और इसको अगर मैं नाम दूँ इक्वेशन ए का, इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन ए का, और इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1। और दूसरा हमारे पास अपरेंट एक्सपेंशन, अपरेंट एक्सपेंशन जो होता है, अपरेंट एक्सपेंशन यानी वॉल्यूम फ्रॉम ए टू सी, वो बराबर होता है गामा ए वी चेंज इन क्यू। तो इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 2। यहाँ पर गामा ए जो है दिस इज को एफिशिएंट ऑफ
कोएफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन, और v जो है टोटल वॉल्यूम है, चेंज डेल्टा q जो है वो चेंज इन टेम्परेचर है। इसी तरह हमारे पास जो एक्सपेंशन ऑफ वेसल है वो किस के बराबर हो जाएगा, एक्सपेंशन ऑफ वेसल यानी वॉल्यूम चेंज फ्रॉम ए टू बी, वो बराबर हो जाएगा गामा वी इंटू वॉल्यूम डेल्टा क्यू। तो यहाँ पर गामा वी जो है दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ वेसल, और ये वी जो है ये टोटल वॉल्यूम, और डेल्टा क्यू जो है ये चेंज इन टेम्परेचर है। इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन 3। अब सर आप देख ले मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मिटाने वाला हूँ। हम इस इक्वेशन को ड्रा करने वाले हैं जो बुक में लिखा गया होता है। अब आप क्या करें, इन तीनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को सब्स्टिट्यूट करें इक्वेशन ए में, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन वॉल्यूम फ्रॉम बी टू सी किस चीज़ के बराबर है, वॉल्यूम फ्रॉम बी टू सी आपके पास गामा आर वॉल्यूम चेंज इन क्यू इज इक्वल टू वॉल्यूम फ्रॉम ए टू सी, यानी एपरेंट एक्सपेंशन, और एपरेंट एक्सपेंशन किस चीज़ के बराबर है, गामा ए वी चेंज इन क्यू प्लस एक्सपेंशन ऑफ वेसल वॉल्यूम फ्रॉम ए टू बी, और वॉल्यूम फ्रॉम ए टू बी किस चीज़ के बराबर है, गामा वी इन द चेंज इन क्यू। अब आप क्या करें कि गामा आर बराबर हो, गामा आर इंटू वी डेल्टा क्यू बराबर हो जाएगा गामा ए प्लस गामा वी, और ये डेल्टा क्यू को वी इंटू डेल्टा क्यू को मैं बाहर निकालता हूँ क्योंकि ये दोनों के साथ कॉमन है, तो ये बाहर निकाल दे। अब मैं क्या करता हूँ कि ये वी डेल्टा क्यू को इक्वेशन की इस तरफ लेकर आते हैं, तो गामा आर जो है वो बराबर हो जाएगा, गामा आर बराबर हो जाएगा गामा ए प्लस गामा वी इंटू वी डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय वी डेल्टा क्यू। तो ये वी डेल्टा क्यू और वी डेल्टा क्यू कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास आ जाएगा गेमा आर इंटू गेमा आर इज इक्वल टू गेमा ए प्लस गेमा वी। So this is the equation to find a real expansion of a liquid. ये वाला हमने क्या किया, इस इक्वेशन का डेरिवेशन भी कर दिया। सो एक्सपेंशन का जो टॉपिक था वो यहाँ तक काफ़ी है। इसके बाद हम मोशन और काइनेटिक एनर्जी बेस्ड है ना, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ लिक्विड्स पढ़ेंगे। ये ज़रा वीडियो की लेंथ चेक करो, अगर ज़्यादा हो चुकी है तो स्टॉप करते हैं। मेरे ख्याल में ये लेक्चर थोड़ा ज़्यादा हुआ है, 40 मिनट तक पहुँच चुका है, तो हम इसको स्टॉप करते हैं यहाँ पर। फिर ये जो मोशन, काइनेटिक एनर्जी और इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस है, इनको शायद हम दूसरे लेक्चर में, लेक्चर 01 के पार्ट 2 में हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। तो ये था आज हमारे पास चैप्टर 4 यानी लिक्विड से लेक्चर 01, जिसमें हमने डिफ्यूजन, कंप्रेशन और एक्सपेंशन को डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। तो आप लोग अपनी मेहनत जारी रखें और जुड़े रहें हमारे साथ विद हमारी केमिस्ट्री। थ्रू हमारी केमिस्ट्री इंशाल्लाह हम अपना सफ़र जारी रखेंगे। आप लोग अपनी मेहनत जारी रखें, हमें अपनी दुआ में याद रखें, हम आपको अपनी दुआ में याद रखेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।